नोवेल अलिफ पार्ट 4। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया जाता है कल्बे मोमिन को मेरी जान के लिए। हॉल तालियों से गूंज उठा था। छत में लगी स्पॉटलाइट्स ने फ्रंट सीट पर बैठे बेहद तीखे नैन नक्श और सफ़ेद रंग वाले 6 फुट से निकलते कद के मालिक कल्बे मोमिन को फोकस किया, जो अब नशिस्त से खड़े होते हुए अपनी ब्लैक डिनर जैकेट के बटन बंद करते हुए अपनी दाएं बाएं बैठी अपनी फिल्म की कास्ट से हाथ मिलाने और गले मिलने लगा था। स्टेज की सीढ़ियों की तरफ जा रहा था और इसके अकब में इस हॉल में बैठी हर उम्र की अदाकारा की नज़रें मकनातीस की तरह इसके वजूद के साथ खींचती चली जा रही थीं। यह नामुमकिन था कि कल्बे मोमिन इन सब की तवज्जो का मरकज़ ना बनता। वहाँ इस हॉल में बैठी हर वो एक्ट्रेस जो इसके साथ काम कर चुकी थी, वो इसके लिए तालियां बजाती, इसे दाद देती, इंडस्ट्री की सबसे कामयाब नौजवान फिल्म डायरेक्टर को अपनी सपोर्ट का यकीन दिला रही थी और इसके साथ काम करने की ख्वाहिशमंद हर नौजवान अदाकारा इसके लिए तालियां पीटते जैसे इसकी मरकज़ निगाह बनना चाहती थी। वो अब स्टेज पर पहुंचकर अवार्ड वसूल करने के बाद रोस्टरूम के पीछे खड़ा तालियों के रुकने के इंतज़ार में था, जो बजती ही जा रही थी, और वो कुछ महजूस मुस्कुराहट के साथ हाथ में पकड़ा अवार्ड रोस्टरूम पर धरे अपने मुंह के सामने माइक दुरुस्त करने में मसरूफ़ था। वो रात कल्बे मोमिन की रात थी और पिछले 3 साल से पाकिस्तान के इस सबसे बड़े फिल्म अवार्ड शो की हर रात कल्बे मोमिन ही के नाम ठहर रही थी। वहाँ बैठे किसी फ़र्द के लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं थी। तालियों की गूंज बिलाखिर थमी तो कल्बे मोमिन ने बात शुरू की। अमेरिकन लबो लहजे में बोली जाने वाली इंग्लिश में इसने वहाँ बैठे लोगों का शुक्रिया अदा किया, अपने लिए और अपनी फ़िल्म के लिए पॉपुलर वोट देने वाले लोगों और अपनी कास्ट का शुक्रिया अदा किया, और इसके बाद इसने इस अवार्ड शो की इंतज़ामिया पर बिजली गिराते हुए अवार्ड्स की जूरी को बुरी तरह रगेदा था, क्योंकि इस साल पहली बार इसकी फ़िल्म तमाम नामज़दगियाँ नहीं जीत सकी थी। बेस्ट टाइटल ट्रैक कल्बे मोमिन के दरीना हरीफ एहसन मलिक की फ़िल्म को दे दिया गया था। ना सिर्फ ये बल्कि बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड भी इसी की फ़िल्म को दिया गया था और कल्बे मोमिन ये हज़म नहीं कर सका था। इसके लिए जीतने वाले 6 अवार्ड से ज़्यादा अहम हारने वाले 2 अवार्ड्स थे। स्टेज पर खड़ा वो अवार्ड शो की इंतज़ामिया और जूरी दोनों की बुरी जजमेंट पर एतराज़ भी कर रहा था और हॉल को इस वक्त साम सूंघा हुआ था। वो अवार्ड शो लाइव नहीं जा रहा था और इस शो की इंतज़ामिया, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी से मुंसलिक थी, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें हज़फ कर सकती थी, मगर कल्बे मोमिन की इतनी खुली तनकीद, और वो भी इस पूरी इंडस्ट्री के सामने, जिसमें से कोई भी इस अवार्ड शो की इंतज़ामिया के सामने मुँह तो क्या ज़ुबान भी हिला नहीं सकता था, इस कंपनी की बैक स्टेज और फ्रंट रो में बैठी हुई इंतज़ामिया को हज़म नहीं हुई थी। मगर कोई माइका लाल इंडस्ट्री के सबसे तगड़े और कामयाब डायरेक्टर को चुप करवाने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। कल्बे मोमिन अपनी तकरीर ख़त्म करने के बाद अपना अवार्ड उठाकर स्टेज की सीढ़ियों की तरफ वापस जाने लगा तो ना सिर्फ हॉल में एक बार फिर तालियों का शोर गूंजने लगा, बल्कि इंतज़ामिया की भी जान में जान आई थी। स्पॉटलाइट्स स्टेज से इसकी सीट तक के सफ़र को तब तक कवर करती रहीं जब तक वो दोबारा अपनी कुर्सी पर ना बैठ गया, और तालियां तब तक बजती रहीं जब तक स्टेज पर अगली कैटेगरी की अनाउंसमेंट ना शुरू हो गई। वो सब जो कल्बे मोमिन स्टेज पर कह कर आया था, सिर्फ कल्बे मोमिन ही कह सकता था, और वो इंतज़ामिया सिर्फ कल्बे मोमिन से ही सुन सकती थी। कल्बे मोमिन अपनी सीट पर आकर बैठा तो हॉल में बैठे हुए बहुत से अदाकार और अदाकाराएँ अपनी सीटों से उठ कर इसके करीब आकर इसे मुबारकबाद देने लगे। वो इस वक्त वहाँ बादशाह की तरह बैठा हुआ था और ये मुमकिन नहीं था कि बादशाह को कॉर्निश ना बजा लाई जाए। मोमिन कोई मसला हो गया। इस मल्टीनेशनल कंपनी की अहम खतून ओहदेदार तकरीबन भागती हुई फूले हुए सांस के साथ मोमिन की सीट पर पहुंची थी। वो बेहद माजरत ख्वाहाना और मदाफाना अंदाज़ अपनाए हुए थी और इन 2 अवार्ड्स को जो कल्बे मोमिन की फ़िल्म के बजाय एक दूसरी फ़िल्म को दिए गए थे, इसके लिए वजाहतों पर वजाहतें दे रही थी।
स्टेज पर अगली कैटेगरी से पहले एक परफॉर्मेंस का ऐलान हो रहा था और फ्रंट रो में कल्ब मोमिन को सफाइयाँ और वजाहतें देते हुए इस ब्रांड से मुंसलिक लोगों का हाल बुरा हो रहा था। आखिर ये अवार्ड बेस्ट फ़िल्म का था और वो अवार्ड अगर कल्ब मोमिन के अलावा किसी दूसरे की फ़िल्म को मिलता तो कल्ब मोमिन वहाँ खड़े खड़े इंतज़ामिया को सूली पर लटका देता। वो मुतकब्बिर था। मुतकब्बिर छोटा लफ्ज़ था। वो मुंतकिम मिजाज था और इसे जायज़ समझता था। ज़ूद रंज था और इसे अपना हक समझता था। अपने आर्ट को सबसे बदतर समझता था, यानी बड़तर समझता था और अपने टैलेंट को लासानी। वो इस इंडस्ट्री के लोगों के साथ वही करता था जो इस इंडस्ट्री के लोग कम कामयाब लोगों के साथ करते थे। फ़िल्म इंडस्ट्री नाम की पूजा करती है और कल्ब मोमिन का नाम ही काफ़ी था। फ़िल्म इंडस्ट्री कामयाबी के सिक्के के अलावा किसी और सिक्कों को नहीं मानती। इस सिक्के पर आजकल कल्ब मोमिन का नाम और छवि खुदी हुई थी। फ़िल्म इंडस्ट्री अगर सितारा परस्त थी तो कल्ब मोमिन के अलावा पिछले 3 साल में आसमाने फ़िल्म पर किसी डायरेक्टर का सितारा नहीं चमका था। तो कल्ब मोमिन को अगर घमंड होता तो क्यों ना होता। वो अगर हर अवार्ड को छीन कर भी ले जाता तो क्यों ना ले जाता। वो नाज रखने नखरे ना दिखाता तो क्यों ना दिखाता। जब इसकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस के नए रिकॉर्ड बना रही थी और हर प्रोड्यूसर इसकी फ़िल्म के साथ फाइनेंस करने के लिए पागल हो रहा था, हर अदाकार और अदाकारा इसके साथ काम करने के लिए इसके फ़िल्म और इसके ऑफिस के चक्कर काट रहे थे, अगर अरूज हुमा था तो ये हुमा या हमा कल्ब मोमिन के सर पर बैठा हुआ था। मंजर बदला। वो अपनी लाइंस कब से याद किए अब सेट पर हीरोइन के इंतज़ार में टीम के दूसरे लोगों की तरह बैठी हुई थी। ये इस सेट पर तकरीबन रोज़ का मामूल था। सानवी किरदारों में काम करने वाले वक्त से भी बहुत पहले सेट पर मौजूद होते और मरकज़ी किरदार करने वालों में से कोई ना कोई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को अपनी अदम मौजूदगी से खपा रहा होता। सेट के एक कोने में वो सानवी किरदार वाली चंद दूसरी लड़कियों के साथ बैठी हुई थी। सेट पर चाय दी जा रही थी और वह सब भी अपना अपना कप पकड़े इस कोने में गपशप में मसरूफ़ थीं। इनकी गपशप अपने करियर के बारे में, इनकी प्लानिंग, इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स और हाल में मुख्तलिफ सेट्स पर होने वाले तजर्बात के अलावा बड़े स्टार्स के बारे में सुनी सुनाई अफवाहों को चश्मदीद रिपोर्ट में तब्दील करके पेश करना होता था। मसालादार चटपटा ख़बरें जिन्हें सुनाकर इन्हें ये तसल्ली रहती थी कि सब इंसान ही हैं और सब गड़े खोदते और इनमें गिरते रहते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। इस वक्त ऐसा ही एक गॉसिप सेशन हो रहा था। मोमिना चुपचाप बैठी चाय की चुस्कियां लेते हुए वो सब खबरें सुन रही थी जो इसके कानों से कहीं आगे दिमाग में रजिस्टर ही नहीं हो रही थीं। दिमाग में अपने ही बखेरे थे अपने ही मसले। वहाँ बैठकर चाय पीते हुए और इनकी बातें सुनते हुए वो पूरे महीने के बजट के बारे में जोड़ तोड़ करती रहती थी और जहांगीर के अखराजात का भी। उसने कुछ फासले पर खड़े डायरेक्टर को फ़ोन पर इस सीरियल की हीरोइन से बात करते सुना जो आदतन लेट थी और जिसके साथ मोमिना का अगला सीन था। और इस सीन के लिए मोमिना सुल्तान सुबह से आकर बैठी हुई थी, लेकिन हीरोइन नदारद। निशा, तुम एक और घंटा लेट हुई ना तो पूरा दिन ज़ाया हो जाएगा हमारा। 4 घंटे के लिए आओगी तो कितने सीन्स निकालेंगे हम। प्लीज़ आ जाओ, प्रोड्यूसर ने मुझे पागल कर रखा है यहाँ, प्लीज़। मोमिना ने डायरेक्टर को तकरीबन बेचारगी के आलम में गिड़गिड़ाते सुना था। वह फ़ोन बंद करके असिस्टेंट से कह रहा था, आ रही है निशा, तुम रिहर्सल, आई रिपीट, आ रही है निशा, तुम रिहर्सल्स करवाओ। असिस्टेंट ने कुछ झुंझला कर डायरेक्टर से कहा, कितनी रिहर्सल्स करवाऊँ, सुबह से रिहर्सल्स ही हो रही हैं। मोमिना ने असिस्टेंट को भी झुंझलाते देखा और चाय का कप एक घूंट में खाली करके स्पॉट बॉय को थमा दिया। बस हमें बैठा छोड़ते हैं 3-3 घंटे के लिए, इसने अपने बराबर बैठी एक एक्स्ट्रा लड़की को कहते सुना। किस्मत कहते हैं इसे, दूसरी ने जवाबन कहा था। वो एक खामोश तमाशाई थी और ऐसे मौक़ों पर तो जैसे इसके सारे लफ्ज़ ही कहीं गुम हो जाते थे।
किसी भी सेट पर सबसे बेज़र्र वजूद मोमिना सुल्तान ही का होता था। इसकी किसी चीज़ के बारे में कोई राय नहीं होती थी, होती भी थी तो इसके लब पर नहीं आती थी। इसे शिकायत करने की आदत कभी रही ही नहीं थी और अब इन हालात में शिकायत करना तो वह अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी। वक्त इसके पास बहुत था। आज का दिन इन दिनों में से एक था जब इसे एक सेट से दूसरे सेट पर पहुंचने के लिए भागना नहीं था। ये पहला सीरियल था जो वो कर रही थी और इसे सीरियल कहना शायद कुछ लफाजी होती। वो सब हीरोइन एक दोस्त का रोल कर रही थी, यानी वो सिर्फ हीरोइन की एक दोस्त का रोल कर रही थी जिसके पास सिर्फ 12 सीन्स थे 24 अक़सात के इस सीरियल में। सेट पर एकदम खलबली मच गई। वो हीरोइन बिलाखिर आन पहुंची जिसका इंतज़ार हो रहा था। मोमिना ने भी सुकून का सांस लिया। अब बिलाखिर वो सीन करवा के घर जा सकती थी। मोमिना आकर रिहर्सल करो, तुम्हारा सीन होगा पहले, असिस्टेंट ने उसे पुकारते हुए कहा। वो बड़क रफ्तारी से उठी और सेट के इस हिस्से में चली गई जहाँ निशा अपने बाल बनवा रही थी। वो मेकअप करवा कर आई थी इसलिए डायरेक्टर खुश था कि वक्त बच गया। हाय, इसने मोमिना के सलाम के जवाब में एक हल्की मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा और साथ जमाई लेते हुए असिस्टेंट से कहा, चाय पिलवा दो ताकि आंखें तो खुले मेरी। असिस्टेंट ने बिजली की रफ्तार से स्पॉट बॉय को दोहराया था। हाँ, बाल ठीक हैं, अब मेरे बाएं कंधे पर डालो। निशा अब मेकअप आर्टिस्ट से मुखातिब थी और आईने में अपना चेहरा देखते हुए लिपस्टिक भी देख रही थी। डायलॉग्स याद हैं आपको? असिस्टेंट को मोमिना को खड़े देखकर अचानक याद आया कि इसे किसके लिए बुलाया गया है। डायलॉग्स क्या घर से याद करके निकलूँगी मैंने तो स्क्रिप्ट देखा भी नहीं अभी, बस ये पता है कि रोल क्या है मेरा। निशा ने उसे बेजार और तीखे अंदाज में जमाई लेते हुए कहा। वो पिछली रात ही बैरूने मुल्क छुट्टियां गुजार कर आई थी और अब अगली सुबह ही सेट पर आकर शूटिंग करवाना वो अपनी बेजारी को बिल्कुल हक बजानिब समझ रही थी। मोमिना, तुम ज़रा लाइंस दोहराओ अपनी, मैं मैडम की दोहराता हूँ, असिस्टेंट ने मोमिना से कहा था। निशा असिस्टेंट पर तपी। चाय तो पीने दो मुझे, आर्टिस्ट हूँ मैं और वो भी सीरियल की मेन लीड, मज़दूरों की तरह ट्रीट मत करो मुझे। मोमिना और असिस्टेंट एक दूसरे को देखकर चंद लम्हों के लिए हक्का बक्का रह गए। फिर असिस्टेंट ने फौरी तौर पर निशा से माजरत करना शुरू कर दी। वो इस फील्ड में बग़ैर गलती के इन माजरतों का इतना आदी हो चुका था जैसे किसी झगड़ालू ससुराल में आने वाली गरीब ख़ानदान की बहू जिसकी ज़ुबान पर इस्लाम के बाद पहला जुमला माफ़ कर दें होता है। निशा का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वो अब चाय की चुस्कियाँ ले रही थी। मोमिना अब भी खड़ी थी, स्क्रिप्ट हाथ में लिए। अच्छा, ज़रा दोहराओ मेरी लाइंस। इसने बिलाखिर चाय का कप खाली करके स्पॉट बॉय को थमाया। मेकअप आर्टिस्ट से एक बार फिर ब्रश और पाउडर लगवाया और फिर असिस्टेंट से कहा जो तोते की तरह इसके जुमले दोहराने लगा था। 15 मिनट वो इसे जुमले याद करवाता रहा और मोमिना वही खड़ी देखती रही। वो पिछले आधे घंटे से बिला मकसद वहाँ खड़ी थी, लेकिन वो किसी से निशा की तरह ये नहीं कह सकती थी कि इसे बिला वजह क्यों वहाँ खड़ा किया गया है, बल्कि सीन अभी तैयार ही नहीं है। वो सानवी किरदार थी, अपनी हैसियत और औकात जानती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि डायरेक्टर असिस्टेंट निशा की सारी फ्रस्ट्रेशन इस पर उतार दें। 15 मिनट बाद बिलाखिर निशा को डायलॉग्स याद हो गए। वो अब सीन के लिए तैयार थी। एक्शन की क्यू के साथ ही मोमिना ने अपनी लाइंस बोलना शुरू कर दी। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगा सकती मुझ पर, वो भी सफाई का मौका दिए बगैर। इसने निशा की आंखों में आंखें डालते हुए अपने डायलॉग्स बोले। वो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। मेरे बस में हो तो तुम्हें जान से मार दूँ, निशा ने जवाबन गुस्से में कहा। मोमिना ने यकदम इसके हाथ पकड़े और अपनी गर्दन तक लाते हुए बेहद जज्बाती अंदाज में कहा, मार दो, अगर मेरे मर जाने से दोस्ती बच जाती है तो मुझे ये भी कबूल है। निशा ने इससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, इतना बड़ा राज कट करें। निशा अपने डायलॉग्स आखिरी मिनट पर भूल गई थी और इसने यकदम सीन कट करवा दिया था। डायरेक्टर और डीओपी बेख्तियार झुंझलाए थे। सीन ख़त्म होते हुए ख़राब हो गया था। डायलॉग दोहराओ मैडम के, डायरेक्टर ने असिस्टेंट से कहा। मगर इससे पहले कि असिस्टेंट कुछ कहता है, निशा ने बेदखफगी से कहा, डायलॉग्स हैं ही बकवास मेरे, सारी लाइंस इसको दी हैं, मुझे बस इतना बड़ा राज देकर बिठाया हुआ है।
डायलॉग कम करें इसके डायरेक्टर साहब, वो मेरा सीन खा रही है, आपको नज़र नहीं आ रहा। मोमिना हक्का बक्का खड़ी थी और ऐसा ही हाल अमले और डायरेक्टर का था। मोमिना का ख्याल था वो अपने डायलॉग्स भूलने की वजह से शर्मिंदगी में ये सब कह रही है। उसे ये अंदाज़ा नहीं हुआ था कि वो इसकी परफॉर्मेंस और एक्सप्रेशन से परेशान हुई थी। निशा सीरियल्स करते करते नई नई 2 फिल्में करके आई थी और फिल्म की तरह वो भी आते ही मुकाबिल के डायलॉग्स कटवाने बैठ गई थी। वो स्टार पावर थी और मोमिना बेचारगी के आलम में मेन फ्रेम के अंदर वैसे की वैसे ही खड़ी थी। थोड़ी दूर डीओपी मॉनिटर पर इसी फ्रेम की फोटिश डायरेक्टर को दिखाते हुए कह रहा था, मैं आपकी जगह होता तो मोमिना ही को कास्ट कर लेता। निशा ठीक कह रही है, वो इसका सीन खा रही है, वो सबका सीन खा जाती है, चाहे बहन बनाकर खड़ा कर दो चाहे नौकरानी। मोमिना के एक्सप्रेशंस के सामने कोई नहीं ठहर सकता। डीओपी से दाद दे रहा था और अपने खुले दिल से कह रहा था, जबकि डायरेक्टर परेशानी से इससे कह रहा था, पता है मुझे परफॉर्मर है वो, मगर निशा ब्रांड है, सीरियल ब्रांड नेम से बिकता है, परफॉर्मेंस से नहीं। मैं लाता हूँ मनाकर निशा को। ताहिर तुम स्क्रिप्ट देखो, मोमिना की लाइंस कम कर दो, बल्कि निशा मैडम के पास ले आओ, वो खुद ही कम कर देंगी। मोमिना ने इतनी दूर से भी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के दरमियान बुलंद आवाज़ से होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। गुफ्तगू इसके कानों तक ना पहुँचने की कोशिश भी नहीं की गई थी। इंडस्ट्री में इज्जत, नखरा और अना सिर्फ मेन लीड की देखी जाती है, बाकी सब ये चीज़ें घर छोड़कर सेट पर आते हैं। किसी सीनियर एक्टर ने एक बार मोमिना से कहा था और मोमिना को वो बात आज भी अच्छे से याद थी। जारी है। नावल का बाकी से सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।